नमस्कार बच्चों, मैं नवीन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब बढ़िया से पढ़ाई चल रही होगी आप लोगों की। और आप लोगों के कमेंट में देखता हूं और जो मैं प्रश्न करता हूं आप उसके आंसर कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सही चल रहे हैं आप लोग। और जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी, जहाँ पर हम लोग जान पाए अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में, उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन हमने समझे जो अधिकांश परीक्षा में देखने को आए हैं। तो आप उनके लिए भी तैयार रहिएगा। उससे पहले कॉन्टिनेंट सीरीज़ में हम लोगों ने ओशिनिया कॉन्टिनेंट हम लोगों ने लगभग आधा समाप्त किया है और उसका नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों को जल्द ही मिल जाएगा। उसके संदर्भ में अभी हम लोग जो बात करने चल रहे हैं वो है अफ्रीका महाद्वीप। बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। देखिए, जो आप लोगों ने ग्लोब के बारे में जाना, अब सबको आपको इंटीग्रेट करना है। ज़रा एक चीज़ समझिएगा, आप लोगों ने ग्लोब के संदर्भ में जाना कि एक तो 0 डिग्री विषुवत रेखा है, एक 23.5 डिग्री कर्क रेखा है ना, और एक 23.5 डिग्री मकर रेखा है। यह आप लोग जान पाए, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और 23.5 डिग्री मकर रेखा। इसके बारे में आप लोग जान पाए थे, है ना। इसके साथ में आपने ये भी जाना 0 डिग्री जो ग्रीनविच देशांतर रेखा जो है ग्रीनिच से आ रही है, 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री ग्रीनिच, जिसे देशांतर रेखा के नाम से जाना जा रहा है। हमने लास्ट लेक्चर में इसके बारे में समझा था। इस ग्रीनिच रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। ठीक है, ये एक रफली डायग्राम बनाया है। आप लोग अपनी समझ से आप चाहें तो अपने नोट पे उसको पेस्ट भी कर सकते हैं, मैप को। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ये जो रेखाएं देख पा रहे हैं, हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के बारे में जाना था कि भाई ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट लगभग कहीं ना कहीं इस मकर रेखा के मध्य से गुजर रही है। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, ओशिनिया कॉन्टिनेंट के। लेकिन जो ये कॉन्टिनेंट है, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, इससे तीनों रेखाएं गुजर रही हैं। तीनों मतलब चारों रेखाएं गुजर रही हैं, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा। यानी ये कॉन्टिनेंट कुछ लगभग इस तरीके से यहाँ पे फैला हुआ है, जहाँ पे प्रधान मध्याह्न रेखा भी जा रही है। यानी कर्क, विषुवत और मकर रेखा, तीनों रेखाओं से गुजरने वाला एकमात्र महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। एक रफली डायग्राम आप लोग ड्रॉ कीजिएगा या आप पूरा उसको मेंशन कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि अब देखिए, इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है, इसको बनाना संभव तो नहीं है, सारे क्षेत्रों को लिखना संभव नहीं है। तो हम प्रयास करेंगे कुछ पर्टिकुलर ब्लॉक को उठा के समझ लिया जाए। जैसे अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका को समझ लिया जाएगा। कुछ क्षेत्र यहाँ पे हैं जहाँ से नील नदी का उद्गम हो रहा है, उन क्षेत्रों को समझा जाएगा। अब जो ये वाला क्षेत्र आप देख पा रहे हैं, इसको बोलते हैं शृंग। शृंग मतलब सींग, जैसे गाय की सींग आपने देखी है ना, हॉर्न इंग्लिश में बोलते हैं। तो यहाँ पे ये सींग जो निकली है, यहाँ पे शृंग देश के नाम से जाने जाते हैं। उनको एक ब्लॉक में हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद कुछ क्षेत्र यहाँ के बच जाते हैं, उनको हम लोग अलग अलग सेगमेंट वाइज उठाते हुए उनको फिनिश करेंगे। ठीक है, आप एक रफली ड्रॉ कीजिएगा, जितनी आप उसको ड्रॉ कर पाएँ, जितनी आपकी क्षमता बन पा रही है। जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसको प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से जाना जा रहा है और ये अफ्रीका महाद्वीप से होते हुए जा रही है। ठीक है, यानी कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, यानी ये तीनों रेखाएं इस महाद्वीप के अंतर्गत हैं। तो आप सबसे पहला पॉइंट बना के इसमें यही मेंशन करिएगा, फिर मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को आगे लेके चल रहा हूँ। और आप सभी से रिक्वेस्ट है बच्चों, जो बच्चे क्लास देख रहे हैं, जैसा कि लास्ट लेक्चर्स जो हुए हैं अभी तक, बहुत अच्छा आप लोग उसमें रिस्पॉन्स कर रहे हैं, समझ में आ रही हैं चीज़ें आप लोगों को। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि बाकी बच्चे भी जुड़ पाएँ, है ना। आपने जो भी फ्रेंड सर्कल हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनको आप लोग शेयर करें। बहुत हेल्पफुल सेशन है। और इतने सेगमेंट्स पढ़ लेने के बाद, यानी जो टॉपिक आप लोग मेरे मार्गदर्शन में तैयार करेंगे, उसके बाद आपको बाहर से पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। कई अधिकांश छात्र मुझसे पूछते हैं, सर हमें कोई बुक बता दो, कोई बुक रेफ़र कर दो। अब इतनी बुक्स हैं बच्चों, क्या क्या रेफ़र किया जाए। जब आप मेरे मार्गदर्शन में पढ़ रहे हैं तो आपको बुक की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बुक लाइएगा फिर अंततः बच्चे मुझसे फिर यही बोलते हैं, सर ये बताइए पढ़ना क्या है, हमें पेपर क्रैक करना है। तो ये बात मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि जो चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मेरे माध्यम से, जो आप पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट में, जो बाकी फैकल्टी जो पढ़ा रहे हैं, आप उनको पक्का रखिए।
ठीक है। अब जरा पहला पॉइंट लिखिएगा इसमें कि अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप है ना। सबसे बड़ा महाद्वीप दूसरे नंबर का है, तो पहले नंबर पे कौन है आप जानते हैं, ब्रैकेट में लिख लेंगे। फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, एशिया। तो दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप ये हो गया। तीसरे नंबर पे नॉर्थ अमेरिका, चौथे पे साउथ अमेरिका, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, है ना। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ लिखिएगा कि अफ्रीका महाद्वीप की खोज ब्रिटिश नागरिक डेविड लिविंगस्टन ने की थी। अफ्रीका की खोज आप लिखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप की खोज ब्रिटिश नागरिक डेविड लिविंगस्टोन ने की थी। अफ्रीका महाद्वीप की खोज करी मतलब खो नहीं गया था, आप जान रहे हैं इस चीज़ को। समुद्री मार्ग की खोज की थी कि अफ्रीका महाद्वीप कैसे पहुंचा जा सकता है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप मैं सारे इस ग्राफ को, इस डायग्राम को मैं फिल करूंगा, तो आप लोग समझते चलिएगा। यह भी रफली हमने खाका यहाँ पे तैयार किया है ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आती रहें। नेक्स्ट पॉइंट मेंशन कीजिएगा इसके अंतर्गत, एकमात्र महाद्वीप जिससे तीनों काल्पनिक अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं। ये अक्षांश रेखाएं हैं, ये हम जान रहे हैं, है ना। एकमात्र महाद्वीप जिससे तीनों काल्पनिक अक्षांश रेखाएं, तीनों काल्पनिक अक्षांश रेखाएं गुजर रही हैं, तीनों काल्पनिक अक्षांश रेखाएं गुजर रही हैं, और प्रधान मध्याह्न रेखा भी इससे गुजरती है। प्रधान मध्याह्न रेखा जिससे टाइम का कैलकुलेशन हो रहा है कि देशों के मध्य के समय का अंतराल क्या है, वो बिल्कुल इसके मध्य से होकर गुजर रही है, यानी मध्य नहीं, इसके यानी इस महाद्वीप से गुजरती है प्रधान मध्याह्न रेखा, ठीक है। यानी एक पॉइंट आप ये जान पाए, हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। अब आप समझ पा रहे होंगे दोनों क्लास समानांतर जो चल रही हैं कहीं ना कहीं बहुत हेल्पफुल है कि नहीं है। तो ये जो गोलार्ध हम लोगों ने पढ़ा था, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी दक्षिण पूर्वी, यानी आप ये कहेंगे कि ये दोनों गोलार्ध में स्थित है। आप मेंशन कर सकते हैं कि ये दोनों गोलार्ध में स्थित है। आप लिख लीजिएगा इस पॉइंट को, दोनों गोलार्ध में ये आ रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि अफ्रीका के उत्तर में भूमध्य सागर है। ये जो जगह खाली देख पा रहे हैं आप लोग, ये अफ्रीका के उत्तर में भूमध्य सागर है। ये विजिबल शायद नहीं होगा, मैं दूसरे पेन से लिख दे रहा हूं, भूमध्य सागर। अफ्रीका के उत्तर में भूमध्य सागर है। उसके बाद लिखिएगा उत्तर पूर्व में लाल सागर, जो ये वाला लोकेशन आप देख पा रहे हैं, उत्तर पूर्व में लाल सागर, उत्तर में भूमध्य सागर, उत्तर पूर्व में लाल सागर। नेक्स्ट पॉइंट मेंशन कीजिएगा कि पूर्व में हिंद महासागर, पूर्व में हिंद महासागर, यानी इसके पूर्व की तरफ बात की जाएगी तो इंडियन ओशन, हिंद महासागर। पूर्व में कौन सा है, देखिए सागर आपने देखा, भूमध्य सागर, लाल सागर और हिंद महासागर। उसके बाद मेंशन कीजिएगा दक्षिण पश्चिम में अटलांटिक महासागर, यानी इस तरफ दक्षिण पश्चिम में अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, ठीक है। और जो भूमध्य सागर है और जो लाल सागर है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है स्वेज नहर। यहीं पे नहर बनी है, इसको जोड़ती है स्वेज नहर, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा आप लोगों ने भारतीय इतिहास में, जहाँ पे आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत हो रही है, वहाँ पे यही बताया जाता है कि जो यूरोप के देश हैं जहाँ पे इटली का व्यापार फैला हुआ, बाकी देश पूर्व की तरफ नहीं आ पा रहे हैं, तो एकमात्र रास्ता हुआ करता था
फारस की खाड़ी से, लेकिन वहाँ पे कस्तुनतुनिया क्षेत्र के जो लोग हैं वो उनको आने नहीं दे रहे हैं। अगर वो आए तो उनको लूट लिया जा रहा है। तो उसके बाद उन्होंने कहीं ना कहीं मार्ग सर्च किया, जब वो अफ्रीका के पश्चिमी क्षेत्र से होते हुए फाइनली जाते हैं भारत। 7000 किलोमीटर का डिस्टेंस कम हो गया इस स्वेज नहर के बन जाने से। स्वेज नहर, कई बार प्रश्न आते हैं बच्चों कि स्वेज नहर किसको जोड़ती है? भाई भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। स्वेज नहर पे 2 बंदरगाह भी बने हुए हैं, अभी हम लोग चर्चा करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। अब जरा यहाँ पे आप एक पॉइंट लिख लीजिएगा, एक पॉइंट बना के, कि आपने लिख लिया उत्तर में भूमध्य सागर, उत्तर पूर्व में लाल सागर, और पूर्व में हिंद महासागर, और दक्षिण पश्चिम में अटलांटिक महासागर। ये सागर स्थित है, यहाँ पे महासागर स्थित है। और भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर के द्वारा जोड़ा गया है। भूमध्य सागर को लाल सागर के द्वारा यहाँ पे जोड़ा गया है ना। अब जो आप यहाँ पे कर्क रेखा देख पा रहे हैं, आप कर्क रेखा अपने मैप में जरूर मार्क कीजिएगा, उसको हाईलाइट कर दीजिएगा। कर्क रेखा कहीं ना कहीं यहाँ से गुजर रही है। कर्क रेखा कहीं ना कहीं यहाँ से गुजर रही है। ये कर्क रेखा हो गई। भूमध्य रेखा कहीं ना कहीं यहाँ से गुजर रही है। ये विजिबल नहीं हो रहा है, चेंज कर देते हैं। भूमध्य रेखा है ना। और यहाँ से कहीं ना कहीं आप देख पाइएगा अपने मैप में, तो मकर रेखा गुजर रही है। क्लियर है? बिल्कुल तसल्लीपूर्वक स्टेप बाय स्टेप बढ़िएगा। हर पॉइंट में अपने आप में प्रश्न है, पूछे भी गए हैं। अब सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि भाई इस गोलार्ध से, यानी इस महाद्वीप से तीनों काल्पनिक अक्षांश रेखाएं जा रही हैं। अगला प्रश्न ये बनता है कि भाई ये जो कर्क रेखा है, इस पे कौन कौन से देश अवस्थित हैं, है ना। एक छोटी सी हेडिंग दीजिएगा, और बिल्कुल पूर्व से पश्चिम की तरफ भी प्रश्न देखने को बना है। एक छोटी सी आप लोग हेडिंग दीजिए, उसके बाद हम लोग इसमें समझते हैं कौन कौन सी रेखाएं, ये जो कर्क रेखा है कौन कौन से क्षेत्र से होते हुए जा रही है। छोटी सी हेडिंग दीजिएगा, कर्क रेखा। परमानेंट लग गया है क्या? परमानेंट तो नहीं है। चलिए हेडिंग दीजिएगा, कर्क रेखा। देखिए ये इसका पूर्व हिस्सा है, ये इसका पश्चिम हिस्सा है। कैसा भी प्रश्न आ जाता है कि अफ्रीका महाद्वीप के कर्क रेखा से होते हुए जो कर्क रेखा जिन क्षेत्रों से होते हुए जा रही है, उनको पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व लगाइए। तो आपको कैसे याद रखना है वो भी इसके ऊपर भी बात करेंगे। कर्क रेखा, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जाना जा रहा है, इसमें आप लिखिएगा वेस्टर्न सहारा। देखेंगे आप लोग, मार्क करते हुए चलेंगे, वेस्टर्न सहारा। वेस्टर्न सहारा यहां से होते हुए जा रही है। उसके बाद अगला है मारुतेनिया, लिखिएगा मारुतेनिया। वेस्टर्न सहारा, मारुतेनिया, है ना, मारुतेनिया। उसके बाद मेंशन कीजिएगा माली, अल्जीरिया। माली, अल्जीरिया। उसके बाद लीबिया और इजिप्ट। लीबिया और इजिप्ट। तो कितने देश हो गए भाई? 1 2 3 4 5 6। 6 देशों से होते हुए कर्क रेखा अफ्रीका महाद्वीप से होते हुए जा रही है। कैसे याद रखिएगा आप? कैसे याद रख सकते हैं? कैसे याद रखेंगे कि सहारा देने के लिए मारुति में माली आया। आप MALE, आप मेल भी कह सकते हैं इसको, MALE। देखिए मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ आप लोगों को, ऑफलाइन में भी आप ध्यान से देखिएगा जरा यहाँ पे, कि सहारा देने के लिए, सहारा देने के लिए मारुति में मेल आया। मारुति में मेल आया या माली आया, ये इनके इनिशियल लेटर्स हैं। देखिए सहारा मतलब वेस्टर्न सहारा, मारुति मारुतेनिया, माली से इन्हीं के इनिशियल लेटर माली,
अल्जीरिया, लीबिया और इजिप्ट। याद रख पाइएगा, इतने क्षेत्रों से कर्क रेखा होते हुए जा रही है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे मेंशन कीजिएगा, विषुवत रेखा क्या है। विषुवत रेखा किन क्षेत्रों से जा रही है, जरा यहाँ पे देखें, ये जो विषुवत रेखा है। अब यहाँ पे अगर आपसे एक प्रश्न आ जाए कि भाई इसको पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम लगाइए, आप लगा पाएंगे। सहारा देने के लिए मारुति में माली आया है। क्लियर है। अगला लिखिएगा विषुवत रेखा, ये तो हो गई कर्क रेखा। अगला लिखिएगा विषुवत रेखा। विषुवत रेखा आप जो देख पा रहे हैं यहाँ पे, जो शुरुआती में जो देश है उसका नाम है गैबॉन। क्या नाम है? गैबॉन। उसके बाद कॉन्गो, पहला देश का नाम क्या है? गैबॉन। उसके बाद कॉन्गो, गैबॉन, कॉन्गो। उसके बाद अगला देश आप लोग देख पाइएगा, जायरे। जायरे है ना। जायरे के बाद आप देखेंगे युगांडा, है ना, युगांडा। उसके बाद केनिया, उसके बाद सोमालिया। सोमालिया, है ना। देखिए बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये शायद मैंने लाइन थोड़ा नीचे कर दी है, सोमालिया ऊपर की तरफ पड़ रहा है, ये और ऊपर हो जाएगा। डायग्राम एप्रोप्रिएट नहीं बना है, मैं जान रहा हूँ, लेकिन आप लोग अपने उसमें जो देख पा रहे हैं एटलस में, वहाँ पे इसको जरूर हाईलाइट कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा इसको इरेज करें। देखिए तो विषुवत रेखा कहाँ से जा रही है? गैबॉन, कॉन्गो, जायरे, युगांडा और केनिया और सोमालिया। यानी ये कितने देश हो गए? ये भी आपके 6 देश हो गए। 6 देशों से होते हुए, और ये भी 6 देश हैं, ठीक है जी। तो 6 देश से कर्क रेखा, 6 देश से मकर रेखा होते हुए यहाँ से जा रही है। यहाँ पे आप लोग एक ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, इसमें भी अगर पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व कहते तो भी आप लगा सकते हैं, ठीक है जी। इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद लिखिए मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये जो मकर रेखा जा रही है नीचे की तरफ, मकर रेखा, कर्क रेखा हो गई, मकर रेखा। मकर रेखा जो जा रही है, आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला देश जो है उसका नाम है नामीबिया। ध्यान से देखिए, नामीबिया, नामीबिया। उसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, बोत्सवाना, बोत्सवाना। बोत्सवाना के बाद अगला देश आप देख पाइएगा, साउथ अफ्रीका। कौन सा है? साउथ अफ्रीका। उसके बाद मोजाम्बिक, मोजाम्बिक। मोजाम्बिक एकमात्र देश जो कभी किसी का गुलाम नहीं रहा। हालांकि सभी देश किसी ना किसी के गुलाम रहे, लेकिन ये मोजाम्बिक कभी किसी का गुलाम नहीं बन पाया, है ना। इसकी राजधानी अक्सर पूछी जाती है मोजाम्बिक की, अभी मैं बात करूंगा सबके ऊपर, बट फिर भी अब ये मामला सामने आया है। आप लिख सकते हैं मोजाम्बिक की राजधानी मपूतो, आप देख पाएंगे उसमें। उसके बाद लास्ट में है ये जो मेडागास्कर, ये जो क्षेत्र देख पा रहे हैं इसको बोलते हैं मेडागास्कर। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, थोड़ा इरेज कर रहा हूँ, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। मेडागास्कर तो 1 2 3 4 5, तो 5 देशों से आपके यहाँ पे मकर रेखा जा रही है। इनके नाम उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग याद रख पाइएगा। 6 देश ऐसे हैं जहाँ से कर्क रेखा होते हुए जा रही है, वेस्टर्न सहारा, मारुतेनिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया और इजिप्ट। जो बच्चे फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं उनके लिए नाम बहुत ही अननोन होंगे, आपको जानने होंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते हैं। उसके बाद विषुवत रेखा की बात की जाए तो ये भी 6 देशों से होते हुए जा रही है, गैबॉन, कॉन्गो, जायरे, युगांडा, केनिया और सोमालिया। मकर रेखा की बात करें तो 5 देशों से होते हुए जा रही है। आप देखिएगा, उनको हाइलाइटर से हाईलाइट जरूर कीजिएगा। आप लोगों ने एटलस अपने लिए ही खरीदा है, उसको हाईलाइट कीजिए, उसको चमकाइए अच्छे से। नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। आप देखिएगा अधिकांश प्रश्न परीक्षा के अंतर्गत इन्हीं देशों से देखने को मिलते हैं। सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? क्योंकि कहीं ना कहीं ये रेखा यहाँ से जा रही है। और
हम आगे लेक्स के बारे में पढ़ेंगे, और वहीं से विश्व की सबसे लंबी नदी निकल रही है नील नदी। उस लोकेशन के बारे में हमें जानना है, क्योंकि वहाँ से प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी वहाँ से जा रही है, तो जाना तो बनता है कि नहीं है। अच्छा, हम लोगों ने कर्क, विषुवत, मकर रेखा के बारे में बात करी। जो प्रधान मध्याह्न रेखा है वो भी तो जा रही है, उसके बारे में नोट कीजिए, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न देखने को आते हैं। अगला लिखिएगा, इसको इंग्लिश में बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा। क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा। मैं थोड़ा इरेज कर रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। भाई जो अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा है वो भी तो कहीं ना कहीं यहीं से आ रही है। आप देखें जरा अपने मैप में, हेडिंग दीजिएगा अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा। प्रधान मध्याह्न रेखा 0 डिग्री जो ग्रीनिच से होते हुए जा रही है। कल के लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी उसके ऊपर, जहाँ से समय का निर्धारण हो रहा है। अब ये कहाँ से होते हुए जा रही है? ये जैसे ही एंटर होती है, यहाँ पे एक देश पड़ता है अल्जीरिया। देखिए आप लोग उसको मार्क कीजिए, अल्जीरिया, है ना। ये देश क्यों प्रसिद्ध है अपने आप में, उसके बारे में भी बात करेंगे। अभी पहले लोकेशन के बारे में आप लोग थोड़ा सा स्पष्ट हो जाएं। उसके बाद अगला लिखिएगा माली, अल्जीरिया, माली। उसके बाद है बुर्किना फासो, बुर्किना फासो, ये देश के नाम है। ये अगर हम बात करें, इसको, ये प्रश्न कहाँ से आता है कि भाई दक्षिण से उत्तर की तरफ या उत्तर से दक्षिण की तरफ लगाइए, तो आप इसको इस क्रम में लिखें, ज़्यादा बेटर रहेगा। माली हो गया, बुर्किना फासो हो गया, है ना, बुर्किना फासो। उसके बाद इसको इरेज कर देते हैं। बुर्किना फासो। नेक्स्ट देश का नाम लिखिएगा जो यहाँ पे जा रही है, घाना, है ना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो घाना है इसका पुराना नाम है गोल्ड कोस्ट। अगला देश जो है घाना, घाना, इसका पुराना नाम है गोल्ड कोस्ट। एक प्रश्न किस रूप में रहा कि घाना जिसका पुराना नाम गोल्ड कोस्ट है, ये किस महाद्वीप में अवस्थित है। अभी ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में आप लोगों को पढ़ना है, जहाँ तक पढ़े हैं वहाँ तक उसको तैयार रखिएगा। अगला लेक्चर जो होगा उसमें आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। वहाँ पे क्षेत्र पढ़िएगा आप लोग, गोल्ड कोस्ट। ऑस्ट्रेलिया में भी एक क्षेत्र है गोल्ड कोस्ट, जैसे उत्तर प्रदेश में एक गाज़ियाबाद है, अफगानिस्तान में भी एक गाज़ियाबाद है, उत्तर प्रदेश में गाज़ीपुर है, दिल्ली में भी गाज़ीपुर है। इसका पुराना नाम गोल्ड कोस्ट। ऑस्ट्रेलिया में भी गोल्ड कोस्ट है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको आंसर करना है। प्रश्न क्या पूछा गया कि भाई घाना जो है जिसका पुराना नाम गोल्ड कोस्ट है, कहाँ अवस्थित है, तो अब आप जान जाइएगा। क्यों पूछा? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा जा रही है भाई यहाँ से। समझने का प्रयास कीजिए प्रश्नों का स्तर। उसके बाद नेक्स्ट लिखिएगा गल्फ ऑफ गुयाना। आपने लिख लिया इसका प्रोनाउन। उसके बाद है गल्फ ऑफ गुयाना। गल्फ ऑफ गुयाना यानी 1 2 3 4 5 देशों से अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा जा रही है। आप इनको मार्क करके जरूर ध्यान रखिएगा, चाहे उत्तर से दक्षिण बोले या दक्षिण से उत्तर बोले, जैसा भी प्रश्न आ जाए उसके अनुसार आप लोग यहाँ पे आंसर लगा सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो अफ्रीका महाद्वीप है इसका पूर्वी हिस्सा कौन है, पश्चिमी हिस्सा कौन है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न कई बार आ जाते हैं। नेक्स्ट लाइन पैराग्राफ वगैरह चेंज करके लिखिएगा कि अफ्रीका का सबसे पूर्वी बिंदु, अफ्रीका का सबसे पूर्वी बिंदु रॉस हाफुन, क्या नाम है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अफ्रीका का सबसे पूर्वी बिंदु,
अफ्रीका के सबसे पूर्वी बिंदु की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो है रॉस हाफुन, और ये सोमालिया में है। कहाँ है? सोमालिया, रॉस हाफुन। कहाँ है? सोमालिया में, सबसे पूर्वी बिंदु। यहां पे आप सोमालिया पढ़ पाएंगे, सुरंग देश का एक हिस्सा सोमालिया, सिंह जैसी आकृति आप देख पा रहे होंगे, है ना। यहीं पे है रॉस हाफुन। पश्चिमी बिंदु की अगर हम लोग बात करें तो ये आपको सेनेगल में मिलेगा। सबसे वेस्टर्न जो एरिया है, जो पश्चिमी भाग है अफ्रीका महाद्वीप का, वो है सेनेगल। आप मैप में देखिए, सर्च कीजिए, उसको वहाँ पे मार्क कीजिए। यहाँ पे लिखिएगा कैप वर्दे। पश्चिमी बिंदु क्या है? कैप वर्दे। पश्चिमी बिंदु कौन सा है? कैप वर्दे, और ये आपका सेनेगल में पड़ता है। ढूंढ पाए मैप में? मैप में ढूंढ पाए हैं? बहुत बढ़िया। केप वर्दे सबसे पश्चिमी बिंदु है अफ्रीका महाद्वीप का। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें सबसे उत्तरी बिंदु की, तो आप ट्यूनीशिया देख पाएंगे। ट्यूनीशिया में सबसे उत्तरी बिंदु है रॉस बेन सक्का। क्या नाम है? रॉस बेन सक्का। ये ट्यूनीशिया में है। ट्यूनीशिया, ठीक है, सबसे उत्तरी बिंदु। पश्चिमी बिंदु कुछ इस तरफ है, पूर्वी बिंदु कुछ इस तरफ है, सबसे उत्तरी बिंदु आप कुछ यहां देख पाइएगा ट्यूनीशिया में, रॉस बेन सक्का। ठीक है जी। उसके बाद सबसे दक्षिणी बिंदु के ऊपर मेंशन कीजिएगा। सबसे दक्षिणतम बिंदु है अगुलहास। क्या है? केप अगुलहास। दक्षिणतम बिंदु, दो दक्षिणतम बिंदु है केप अगुलहास। केप अगुलहास। केप का मतलब होता है किनारा, केप का मतलब होता है अंतरीप। छोटा सा होमवर्क सर्च करके कमेंट कीजिएगा, वो ये है कि केप कमोरिन किसका नाम है? केप कमोरिन सर्च करके आपको भी याद रहेगा, आप लोग सर्च कर लीजिएगा। केप कमोरिन किसका नाम है बच्चों? ये परीक्षा में पूछे गए हैं ऐसे प्रश्न। केप का मतलब होता है किनारा, अंतरीप। यहाँ पे जो आपने चार नाम देखे कि सबसे पूर्वी बिंदु रॉस हाफुन जो कि सोमालिया में है, सबसे पश्चिमी बिंदु केप वर्दे जो कि सेनेगल में है, सबसे उत्तरी बिंदु रॉस बेन सक्का जो कि ट्यूनीशिया में है, और सबसे दक्षिणी बिंदु केप अगुलहास, ये आप सबसे दक्षिण में देख पाइएगा। आपको कमेंट करके बताना है कि केप कमोरिन किसका नाम है, केप कमोरिन के नाम से किसको जाना जाता है, कमेंट करके बताइएगा। मैं आप लोगों के कमेंट देखता हूँ, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करूँ। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। इसमें आप एक जल संधि के बारे में लिखिएगा, सिनई स्थल संधि। सिनई स्थल संधि, सिनई स्थल संधि, ठीक है। चलिए इसमें लिखिएगा एक पॉइंट बना के कि यह एशिया और अफ्रीका को अलग करती है। इधर से एशिया शुरू हो जाता है, इधर से अफ्रीका, यानी जो सिनई जल संधि है ये एशिया और अफ्रीका को अलग कर रही है। एशिया और अफ्रीका को अलग करती है। सिनई जल संधि किसको अलग कर रही है बच्चों? एशिया को अफ्रीका से अलग कर रही है सिनई जल संधि। यहीं पे आप देख पाइएगा लाल सागर, भूमध्य सागर। यहाँ पे एक पॉइंट बना के लिख लीजिए कि लाल सागर को भूमध्य सागर से सुएज नहर अलग करती है। आप यहाँ पे मेंशन कीजिएगा, लाल सागर को भूमध्य सागर से, लाल सागर को भूमध्य सागर से
सुएज नहर अलग करती है, सुएज नहर अलग करती है। सुएज नहर, इसके बन जाने से 7000 किलोमीटर की दूरी कम हुई, 7000 किलोमीटर की दूरी कम हुई। आपको बता दें कब बनी ये, पीसीएस 2018 में प्रश्न पूछा गया, 17 में प्रश्न पूछा गया कि सुएज नहर के बन जाने से कितने किलोमीटर का डिस्टेंस कम हुआ, 7000 किलोमीटर। कब बनी? महात्मा गांधी जी का बर्थडे अगर आपको याद हो तो आप याद रख पाइएगा। अरे 2 अक्टूबर नहीं भाई, उनका ईयर है ना, क्या है 2 अक्टूबर 1859, तब जाके ये कहीं ना कहीं सुएज नहर यहाँ पे तैयार हो रही है। उसके बाद सुएज नहर पे 2 बंदरगाह हैं, सुएज नहर पे 2 बंदरगाह हैं जिनको भूमध्य सागरीय तट के नाम से जाना जाता है। इसी सुएज नहर पे 2 बंदरगाह हैं, 2 बंदरगाह हैं। पहले का नाम है पोर्ट सैयद, पोर्ट सैयद, और दूसरे का नाम है सुएज बंदरगाह। पोर्ट सैयद और सुएज बंदरगाह, सुएज नहर पे 2 यहाँ पे बंदरगाह बने हुए हैं जिनके बारे में प्रश्न देखने को बन जाता है। जो पोर्ट सैयद है ये भूमध्य सागरीय तट पर है, पोर्ट सैयद भूमध्य सागरीय तट पर है। इससे नीचे नहीं देख पाएंगे तो मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, पोर्ट सैयद भूमध्य सागरीय तट पे बना हुआ है। लेकिन जो सुएज बंदरगाह है, सुएज बंदरगाह आप देखिएगा तो ये लाल सागर के तट पे बना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भूमध्य सागरीय तट यानी भूमध्य सागर जो है उसके तट पे है, और जो सुएज बंदरगाह है ये लाल सागर के तट पे है, लाल सागर के तट पर। ठीक है, क्लियर है यहां तक कि भाई सिनाई जल संधि एशिया को अफ्रीका से अलग कर रही है, सुएज नहर जो है लाल सागर को भूमध्य सागर से अलग करती है, और सुएज नहर पे 2 बंदरगाह बहुत ही इंपॉर्टेंट, पोर्ट सैयद, सुएज बंदरगाह। पोर्ट सैयद भूमध्य सागर के तट पे है, सुएज बंदरगाह लाल सागर के तट पे है, और इस सुएज नहर के बन जाने से कहीं ना कहीं 7000 किलोमीटर का डिस्टेंस कम हुआ। इतना घूम के जाना पड़ता था भारत देश, अब यही नहर से क्रॉस होते सीधा निकल जाते हैं। क्लियर है यहाँ पर? अच्छा, ये तो हो गया एशिया का मामला कि एशिया से अलग हुआ है, भाई यूरोप से भी तो अलग हो रहा है। नेक्स्ट लिखिए जिब्राल्टर जल संधि, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अगली जल संधि का नाम लिखिएगा जिब्राल्टर जल संधि। भाई इतना तो आप जान गए हैं जल संधि का मतलब क्या होता है, पहली ही क्लास में चर्चा किए थे कि 2 जलधाराओं को जोड़ेगी और लैंड फॉर्म को ये अलग करेगी, है ना। तो इसमें लिखिएगा कि अफ्रीका को ये यूरोप से अलग कर रही है, अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप से अलग कर रही है, अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है। ठीक है जी, कौन सी जल संधि? जिब्राल्टर जल संधि, अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप से अलग कर रही है। क्लियर यहां तक? और अगर यहाँ पे और पूछ ले कि भाई अफ्रीका के कौन से देश हैं और यूरोप के कौन से देश हैं जिनको अलग कर रही है, तो अफ्रीका का मोरक्को और यूरोप का स्पेन। आप देख पाएंगे यहाँ पे मोरक्को देश है और यहाँ पे स्पेन है, ये स्पेन, और यहीं पे जल संधि है ये। क्लियर है? तो अब ये कौन से जलधाराओं को जोड़ रही होगी ये कमेंट करके बताइएगा आप लोग। ठीक है, आप लिख लीजिएगा कि ये जिब्राल्टर जल संधि अफ्रीका में कौन सा देश है? मोरक्को। और यूरोप में कौन सा देश है? स्पेन। ठीक है जी, इनको ये अलग कर रही, इनको ये अलग कर रही है, इन लैंड फॉर्म को अलग कर रही है। किन जलधाराओं को जोड़ रही होगी? एक जलधारा तो देख ही पा रहे हैं, दूसरा आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अच्छा
नेक्स्ट पॉइंट मेंशन कीजिएगा इसके बाद। देखिए ये तो जल संधि हो गई कि ये अफ्रीका और एशिया से, यूरोप से अलग हो रही है, ये आप जान पाए। नेक्स्ट पॉइंट मेंशन कीजिएगा इसमें कि अफ्रीका महाद्वीप के अधिकांश क्षेत्रों में, अफ्रीका महाद्वीप के अधिकांश क्षेत्रों में पठारों व मरुस्थलों का विस्तार है। अफ्रीका महाद्वीप के अधिकांश क्षेत्रों में पठारों और मरुस्थलों का विस्तार है। अधिकांश क्षेत्रों में पठारी क्षेत्र है और कहीं ना कहीं यहाँ पे मरुस्थल देखने को बन रहे हैं। इसीलिए अफ्रीका महाद्वीप को पठारों व मरुस्थलों का महाद्वीप भी कहा जाता है। इसीलिए अफ्रीका महाद्वीप को पठारों और मरुस्थलों का महाद्वीप भी कहा जाता है ना। अब आप लिखिएगा उत्तरी क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल आप देख पाइएगा। लिखिएगा अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में आप लिखिएगा कि अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है भाई? सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में। भाई पठार और मरुस्थलों वाला महाद्वीप ये कहला रहा है, तो उत्तर में सबसे बड़ा मरुस्थल आप देखिएगा सहारा मरुस्थल, जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यहीं इसके दक्षिणी तरफ की बात की जाए तो अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में आप एक मरुस्थल पढ़ेंगे, कालाहारी मरुस्थल। तो लिख लीजिएगा दक्षिण में, ये तो हो गया उत्तर में। उसके बाद मेंशन कीजिएगा दक्षिण में कौन सा मरुस्थल है भाई? कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल। क्लियर है यहां तक? दो मरुस्थल आप जान पाए क्योंकि इसको पठारों और मरुस्थलों का महाद्वीप कहा जा रहा है। तो दो मरुस्थल आपने पढ़े, सहारा और कालाहारी मरुस्थल। उसके बाद एक पॉइंट यहाँ पे मेंशन कीजिएगा कि ग्रेट रिफ्ट वैली, क्या नाम है? ग्रेट रिफ्ट वैली। ग्रेट रिफ्ट वैली, इसके बारे में लिखिएगा कि लाल सागर से मृत सागर तक ये फैली हुई है। मृत सागर, डेड सी, लाल सागर से मृत सागर तक ये फैली हुई है। लिख लीजिएगा ग्रेट रिफ्ट वैली, लाल सागर से मृत सागर तक इसका विस्तार है। ग्रेट रिफ्ट वैली का लाल सागर से लेकर मृत सागर तक, ठीक है जी, यहाँ तक इसका विस्तार फैला हुआ है। अब एक चीज़ ज़रा ये समझ पाएँ कि भाई मरुस्थल है, पठार हैं और उसी का ये महाद्वीप भी कहला रहा है। इन्हीं सब के चलते इसको कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट भी कहा जाता है। कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट, पॉइंट नोट कीजिएगा, मैं इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इरेज कर रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट मेंशन कीजिएगा कि अफ्रीका महाद्वीप को कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट, कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट और कॉन्टिनेंट ऑफ होप, कॉन्टिनेंट ऑफ होप यानी आशा का महाद्वीप, आशा का महाद्वीप। ऐसी आशा जताई जाती है कि भाई इतना बड़ा लैंड फॉर्म है इसके पास, दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो ऐसा बताया जाता है कि कहीं ना कहीं आगे भविष्य में ऐसी आशा की जा रही है कि सबसे आगे यही निकलेगा संसाधन के मामले में, है ना। और इसको डार्क कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। डार्क कॉन्टिनेंट इसलिए कि इतने सारे संसाधन यहाँ अवेलेबल हैं। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो इस देश के जो लोग हैं अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत, वो अवेयर ही नहीं हैं
कई क्षेत्र तो ऐसे हैं जो डाकू लुटेरों का क्षेत्र है, जो आप पढ़िएगा सुरंग देश, यहाँ पे सोमालिया, जिबूती, इथोपिया, आप जो पढ़िएगा ये सारे डाकू और चोरों का क्षेत्र बताया जाता है। इनको अवेयर ही नहीं है, जानकारी ही नहीं है कि भाई हमारे पास क्या क्या संसाधन हैं, है ना। आप एक विषय पढ़िएगा अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जहाँ पे लास्ट टू लास्ट ईयर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने यात्रा की, कहाँ पे, सुरंग देश की तरफ, है ना। सारी केमिस्ट्री आप लोग समझेंगे कि जिस तरीके से देखने को बना कि चाइना भारत को चारों तरफ से घेर रहा है, उसी तरीके से भारत भी चाइना को बाहर से चारों तरफ से घेर रहा है। तो जब लोकेशन जाने रहिएगा तो आराम से उसको आइडेंटिफाई कर लीजिएगा। क्लियर है यहाँ तक? आप लिखिएगा इसमें कि अफ्रीका महाद्वीप को कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट, कॉन्टिनेंट ऑफ होप और डार्क कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। और डार्क कॉन्टिनेंट यानी अंधकार का महाद्वीप, डार्क कॉन्टिनेंट, कि भाई अभी अंधकार में ही है लेकिन आशा है कि आगे चल के ये चमकेगा। डार्क कॉन्टिनेंट यानी अंधकार महाद्वीप। ठीक है जी। जब इतनी सारी चीज़ें जाने रहिएगा तो प्रश्न कहाँ से बनेगा? बना ले प्रश्न एग्जामिनर, है कि नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोग देख पाइएगा जो मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया है, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया, ये क्षेत्र आप ऊपर उत्तर की तरफ देख पाएंगे अफ्रीका महाद्वीप में। इसमें एक पॉइंट बना के लिखिएगा, यहाँ पे एक समुदाय रहता है जिसका नाम है बर्बर समुदाय। मेंशन कीजिएगा कि मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में बर्बर समुदाय की जनसंख्या, कौन सा समुदाय है? बर्बर समुदाय। आपने लिखा अल्जीरिया, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में बर्बर समुदाय की जनसंख्या अधिक होने के कारण इसे बर्बर राज्य भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, बर्बर राज्य में कौन कौन आते हैं? इसे बर्बर राज्य भी कहा जाता है। आपने लिखा मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। यहाँ पे बर्बर समुदाय की अधिकता होने के कारण इसको बर्बर राज्य भी कहा जाता है। पीसीएस का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बर्बर राज्य का देश नहीं है? समझते चलिएगा सारी चीज़ों को। तो बर्बर समुदाय की अधिकता होने के कारण, इसकी जनसंख्या यहाँ अधिक होने के कारण, इसीलिए मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया को बर्बर राज्य के नाम से जाना जा रहा है। याद रख पाइएगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं। यहाँ पे अगर पर्वत की बात की जाए तो एटलस आप देखेंगे, जैसे एटलस आप लोग जो पढ़ रहे हैं वो एटलस नहीं, एटलस माउंटेन आप कुछ इस तरफ देख पाएंगे। अपने मैप में देखिए एटलस, उसमें लिखिएगा एटलस पर्वत का विस्तार मोरक्को से लेकर, लिखिएगा एटलस पर्वत का विस्तार एटलस पर्वत का विस्तार मोरक्को से लेकर ट्यूनीशिया तक फैला हुआ है। मोरक्को से लेकर ट्यूनीशिया तक, मोरक्को से लेकर ट्यूनीशिया तक फैला हुआ है। यहाँ पे ऐसा इनका मानना है कि यही एटलस पर्वत है जिस पे पूरी दुनिया टिकी हुई है। जैसे हिंदू धर्म में मान्यता है कि भाई श्री कृष्ण भगवान ने जो गोवर्धन पर्वत उठाया, उनकी एक उंगली पे वो पर्वत टिका रहा, तो ऐसी इनकी मान्यता है कि एटलस पर्वत पे पूरी दुनिया टिकी हुई है, ऐसी इनकी मान्यता है। आप जो साइकिल वगैरह देखते हैं, एटलस की साइकिल, यहीं से नाम आया हुआ है ना। आगे आप लोग ब्रह्मांड जब टॉपिक पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे पल्सर तारा। उसी पल्सर तारे के नाम से पल्सर बाइक का नाम रख दिया गया क्योंकि बहुत तेज गति से घूमता है वो। ठीक है, तो एटलस पर्वत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक? मोरक्को से लेकर ट्यूनीशिया तक एटलस पर्वत। ठीक है, और लिखिएगा यह अफ्रीका का एकमात्र नवीन मोरदार पर्वत है। यह अफ्रीका का एकमात्र
नवीन वलित पर्वत है। नवीन वलित पर्वत मतलब न्यू फोल्ड माउंटेन, न्यू फोल्ड माउंटेन। ये सब कंसेप्ट वाले टॉपिक पढ़ेंगे आप लोग। माउंटेन कैसे बने, ज्वालामुखी कैसे होता है, ये सब कंसेप्ट में समझिएगा आप लोग कि आखिरकार उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। भाई क्या है, कहाँ है, ये तो जान गए, लेकिन कैसे है ये आप लोग कंसेप्ट में जानिएगा। उसकी क्लासेस भी आप लोगों के साथ जल्द ही साझा की जाएंगी। तो आपने पढ़ा कि एटलस पर्वत का विस्तार जो है मोरक्को से ट्यूनीशिया तक है, और एकमात्र अफ्रीका में एकमात्र पर्वत जो नवीन वलित पर्वत के नाम से जाना जा रहा है, नवीन वलित पर्वत है, यानी न्यू फोल्ड माउंटेन है। याद आ रहा है कुछ? कंप्रेशन बल, कंप्रेशन फोर्स लगा है जिसके कारणवश ये न्यू फोल्ड माउंटेन में कन्वर्ट हो गए हैं। ये आप जान ही रहे है ना। और इसमें लिखिएगा ये अटलांटिक और भूमध्य सागर के तट को, ये अटलांटिक और भूमध्य सागर के तट को, अटलांटिक और भूमध्य सागर के तट को, अटलांटिक और भूमध्य सागर के तट को सहारा मरुस्थल से अलग करता है। सहारा मरुस्थल से अलग करता है। सहारा मरुस्थल से ये अलग कर रहा है। ठीक है जी। कैसे याद रखिएगा? मैट, यू गाइस कैन कनेक्ट विद दैट वर्ड। मैट यानी आपका जो यहाँ पे एम है मोरक्को हो गया, ए से एटलस हो गया, टी से ट्यूनीशिया, यहीं तक विस्तार है इसका। मैट से आप याद रख सकते हैं। उसके बाद यही लिखिएगा कि हाई एटलस इसकी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। हाई एटलस, हाई एटलस इसकी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। हाई एटलस इसकी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है एटलस माउंटेन की, हाई एटलस। ठीक है। वहीं पे मेंशन कीजिएगा कि मोरक्को में अवस्थित माउंट टुबैकल, माउंट टुबैकल मेंशन कीजिएगा इसमें कि मोरक्को में अवस्थित माउंट टुबैकल एटलस की सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक। माउंट टुबैकल एटलस की, मोरक्को में अवस्थित एटलस की सबसे ऊंची चोटी है। ध्यान रख पाइएगा, माउंट टुबैकल सबसे ऊंची चोटी, माउंट टुबैकल मोरक्को में है, एटलस की सबसे ऊंची चोटी। हाई एटलस सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है ना। हाई एटलस इसकी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, लेकिन हाईएस्ट पीक की अगर बात करें तो माउंट टुबैकल नाम आपको ध्यान रखना है। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद मेंशन कीजिएगा कि ट्यूनीशिया और लीबिया का तटीय क्षेत्र, ट्यूनीशिया और लीबिया का तटीय क्षेत्र उत्तरी अफ्रीका में खनिज तेल भंडार और उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यानी ट्यूनीशिया और लीबिया का जो तटीय क्षेत्र है ये खनिज तेल भंडार की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। और यहीं पे मेंशन कीजिएगा कि यहाँ ट्यूनिस और ट्रिपोली, यहाँ ट्यूनिस और ट्रिपोली, ट्यूनिस और ट्रिपोली खनिज तेल उत्पादन के साथ निर्यात की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बंदरगाह है। निर्यात की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बंदरगाह है, ये यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। एक पॉइंट और मेंशन कीजिए इसी में कि ट्रिपोली के समीप अवस्थित, ट्रिपोली के समीप अवस्थित एल अजीज़ा, एल अजीज़िया मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, ट्रिपोली के समीप अवस्थित एल अजीज़िया एल अजीज़िया सर्च कीजिए, मैप में मार्क कीजिए। अल अजीज़िया अफ्रीका का सबसे गर्म स्थान है, अफ्रीका का सबसे गर्म स्थान है। अफ्रीका का सबसे गर्म स्थान अल अजीज़िया, यहाँ पे आप ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखेंगे। क्लियर है यहाँ तक के पॉइंट?
अब उसके बाद हम लोग एक एक क्षेत्र की तरफ मूव करेंगे और समझेंगे कि सारे जो एक एक पार्ट हैं उसके संदर्भ में हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक बेसिक डायमेंशन आप लोग जान पाए कि जिन जिन देशों के बारे में हमें ध्यान रखना है, जहाँ से अधिकांश प्रश्न देखने को आते हैं, उनके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। और अब हम लोग एक एक करके रैंडमली यहाँ के लोकेशंस को पिक करेंगे और उनका डायग्राम बनाते हुए उनको समझते हुए चलेंगे। चाहे वो सुरंग देश हो, साउथ अफ्रीका हो, आपके नॉर्थ की तरफ अफ्रीका महाद्वीप के नॉर्थ में कोई क्षेत्र है उसको समझना। यहाँ पे आप क्षेत्र देख पाएंगे, यहीं से एक नील नदी निकल रही है जो विश्व की सबसे लंबी नदी है, उसको भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मूव करेंगे साउथ अफ्रीका से। हम लोग शुरू करेंगे कि साउथ अफ्रीका जो अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है, उसके संदर्भ में हमें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, जो जो टॉपिक आप लोगों के होते जा रहे हैं, तैयार रहिएगा। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस के लिए भी मैं आप लोगों के पास नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा, ताकि आपको ये भी आइडिया रहे कि अच्छा इस तरीके के प्रश्न भी हैं परीक्षा के अंतर्गत। ठीक है, आप ये भी जान पाइएगा कि क्लास बिल्कुल अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम चल रही है, जिस फॉर्मेट पे, जिस लेवल पे एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहे हैं, उसी के अनुसार आप लोगों की कक्षाएँ भी चल रही हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों। कल नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ाई करते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।